लॉकडाउन खुलने के कई महीने बाद भुवन और साक्षी अपनी खाला के घर घूमने गए। इस साल तो तुम दोनों ने घर पर खूब मौज मस्ती की होगी, क्योंकि स्कूल कॉलेज तो सब बंद थे। हाँ खाला, ढेर सारी हॉलीवुड की फिल्में देखी और इंडोर गेम भी खेला। भुवन और साक्षी ने दिन भर खाला से लॉकडाउन की बातें की। रात में भुवन और साक्षी जब खाना खाने के बाद सोने जा रहे थे तो उनकी खाला ने कहा, तुम दोनों को सोते समय भी मास्क पहनना है। खाला, क्या मजाक कर रही हैं? सोते समय हम मास्क क्यों पहनेंगे? वैसे भी मास्क लगा लगा कर हम थक चुके हैं। लगते जिगर, पिछले कुछ महीनों से गांव में एक चुड़ैल आती है। वो उन लोगों के सर काट कर ले जाती है जो मास्क नहीं पहनते। गांव के कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों किसी मुसीबत में पड़ो, इसीलिए रात में जागो या सो, लेकिन मास्क जरूर पहन कर रखना। खाला जब चली गई तो भुवन ने साक्षी से कहा, मैंने अखबार में पढ़ा था कि लॉकडाउन के दरमियान गांव में कई अफवाह फैली थी। लगता है ये भी कोई अफवाह है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें सोते वक्त मास्क पहनने की जरूरत है। लेकिन अगर खाला की इस बात में सच्चाई हुई तो मैं तो मास्क पहनकर ही सोऊंगी। साक्षी ने सोते वक्त मास्क पहन लिया, लेकिन भुवन ऐसे ही सो गया। ज्यादा खा लेने के कारण साक्षी के पेट में दर्द हो रहा था, इसीलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। आधी रात को उसने पायल की आवाज सुनी। साक्षी को लगा कि कोई बाहर की गली से कमरे की खिड़की की तरफ आ रहा है। कहीं वही चुड़ैल तो नहीं है जिसके बारे में खाला बता रही थी। साक्षी ने तुरंत मेज पर रखा हुआ मास्क भुवन के मुंह पर डाल दिया। चुड़ैल खिड़की पर आ गई और झांक कर अंदर देखने लगी। लगता है इस गांव के लोगों ने तमीज सीख ली है। बिना मास्क के कोई नहीं दिख रहा है। चुड़ैल जब चली गई तो साक्षी ने तुरंत उठकर खिड़की पर पर्दा डाला। सुबह साक्षी ने जब चुड़ैल की बात भुवन को बताई तो भुवन ने उसका विश्वास ही नहीं किया। साक्षी, गांव वालों के साथ लगता है तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आज रात खुद जाकर उसे देख लेना। उस रात भुवन जागता रहा। आधी रात के बाद उसे पायल की आवाज सुनाई दी। भुवन ने मास्क लगाया और वो घर से बाहर जाकर पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। चुड़ैल लोगों के घरों में खिड़की से झांक कर देख रही थी। सड़क पर एक शराबी गाना गाते हुए जा रहा था। शराबी ने मास्क नहीं पहना था। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, मास्क कभी भी पहनता नहीं मैं नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। शराबी रोड पर गिर पड़ा। जब उठा तो उसके सामने चुड़ैल खड़ी थी। बिना मास्क के खलनायक बनेगा? चल मेरे साथ चल, अभी तेरी खलनायकी निकालती हूँ। चुड़ैल शराबी को झाड़ियों में ले गई। कुछ देर बाद भुवन ने देखा कि शराबी का बिना सिर का धड़ झाड़ियों से बाहर निकला और सड़क पर गिर गया। भुवन तुरंत भागकर घर में घुस गया और चादर ओढ़कर मुंह ढककर सो गया। अगले दिन सुबह भुवन और साक्षी ने खाला से कहा, खाला, हम दोनों ने चुड़ैल को देखा। अब मेरी बात का भरोसा हुआ या नहीं? हमें आपकी बात का पूरा यकीन हो गया है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर वो चुड़ैल बिना मास्क वाले लोगों का सर कलम करके क्यों ले जाती है। ये तो गांव में किसी को नहीं पता। भुवन और साक्षी ने तय किया कि वे दोनों चुड़ैल से बात करेंगे। साक्षी, तू आगे जाना और मैं पीछे चलूंगा। तुम्हें आगे जाने में डर लग रहा है क्या? हाँ, चुड़ैल एक लड़की है और तुम भी एक लड़की हो, इसलिए तुम्हारा उससे बात करना ज्यादा बेहतर होगा। मैं लड़का हूँ, मुझे डर है कि वो मुझे देखते ही मेरा सर कलम ना कर दे।
उस रात भुवन और साक्षी को चुड़ैल की पायल की आवाज सुनाई दी, तो वे दोनों डरते हुए बाहर गए। हमारी गर्दन मत काटना, हम तुमसे बात करने के लिए आए हैं। हमने मास्क भी पहन रखा है। हम जानना चाहते हैं कि तुम बिना मास्क पहने लोगों की गर्दन क्यों काट देती हो। गांव के लोगों ने जब भुवन और साक्षी को चुड़ैल से बातें करते देखा तो वो अपनी खिड़कियों से झांककर बातचीत सुनने लगे। मेरा नाम माधुरी है। पिछले साल ही मेरा निकाह हुआ था। महामारी के समय, निकाह के समय एक आदमी जो हमारे पड़ोस में रहता था कहीं बाहर से घूम कर आ रहा था। उसे जुकाम और खांसी थी, लेकिन वो बिना मास्क के घूमता था। मैंने और मेरे पति ने उसे मास्क पहनने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माना और उल्टा हमसे ही लड़ने लगा। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। कुछ दिनों बाद वो आदमी मर गया। उसकी बीमारी हमें भी लग गई और हम भी बेमौत मारे गए। इसीलिए अब गांव का कोई भी आदमी बिना मास्क के घूमता है तो मैं सीधे उसकी गर्दन काट देती हूँ। तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन महामारी अब खत्म होने वाली है। गांव के लोग डर के मारे रात में सोते वक्त भी मास्क पहनते हैं। कम से कम तुम्हें सोते वक्त मास्क उतारने की छूट दे देनी चाहिए। गांव के लोग परेशान हो रहे हैं। ठीक है, सोते वक्त गांव वाले मास्क उतार सकते हैं, लेकिन घर से बाहर निकलते वक्त उन्हें मास्क पहनना ही होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल चली गई। गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर आए और उन्होंने साक्षी और भुवन को धन्यवाद दिया। गांव के लोगों स्वस्थ व्यक्ति से ज्यादा बीमार व्यक्ति को मास्क पहनने की जरूरत है, क्योंकि एक बीमार व्यक्ति कई लोगों को बीमार कर सकता है। इसीलिए खांसी जुकाम होने पर मास्क जरूर पहनकर रखना है। इसमें हमारे और हमारे परिवार की ही भलाई है। काजल के अब्बू रमेश आज घर वापस लौट कर आए तो काजल उनसे मेले में तफरीह करने की जिद करने लगी। अब्बू, आज गांव में बैसाखी के जेरे नजर मेला लगा हुआ है, मुझे मेला घूमने जाना है। काजल बेटा, अब आप बड़े हो गए हैं, मेला में तफरीह करना चाहती हैं तो तन्हा ही चली जाओ। रात में आप उसे घर के बाहर तन्हा मत भेजिए। कल सुनीता की बेटी पास के मोहल्ले तक गई थी, जहाँ किसी असीबी ताकत ने उसे पकड़ लिया था। उसके परिवार वाले मुश्किल से आमिल वीरबाला के पास लेकर गए थे। वीरबाला ने उसके ऊपर से असीबी ताकत को उतारा, तब जाकर वो सेहतयाब हुई। फिक्र मत करिए अम्मी, मुझ पर कोई शैतानी ताकत काबिज नहीं हो सकती। जादुई और आसिबी ताकतें उन्हीं को अपना गुलाम बनाती हैं जो जहनी तौर पे कमजोर होती हैं। माशाअल्लाह, हमारी बच्ची जहनी तौर पर कुशादा है। ये लो पैसे पकड़ो और शौक से मेला को तफरीह करो। काजल मेला घूमने के लिए निकल पड़ी और चाट पकौड़ी की लज्जत का लुफ्त उठाने के बाद जब वो झूला झूल रही थी तो मेले के मैदान के पास थोड़ी दूर पर उसे नकाब की एक दुकान दिखाई दी। खौफनाक शक्ल की नकाब पहन के अम्मी को डराऊंगी, यकीनन मजा आएगा। काजल नकाब की दुकान पर पहुंच गई। दुकान पर एक खौफनाक नकाब पहने एक शख्स बैठा था। आइए आइए, तशरीफ लाइए। मुखौटों की दुकान पे हम आपका इस्तकबाल करते हैं। यहाँ आपको हर लिहाज का मुखौटा मिलेगा। हंसने वाला मुखौटा, रोने वाला मुखौटा, खौफ ज़दा करने वाला मुखौटा। काजल को दुकान पर अजीब तरह का खौफ महसूस हो रहा था। मुझे बस एक खौफजदा करने वाला नकाब दे दीजिए। काजल ने नकाब लिए और पैसे देकर वापस चल पड़ी। कुछ दूर चले जाने के बाद काजल ने पलटकर देखा, वहाँ कोई दुकान नहीं थी। थोड़ी देर झूला झूलने के बाद काजल घर की तरफ लौटने लगी। इस नकाब को पहनकर जब मैं अम्मी के करीब पहुँचूंगी तो अम्मी यकीनन डर के मारे चीख पड़ेंगी। उन्हें महसूस होगा सुनीता की तरह मेरे अंदर भी आसिबी ताकत काजिब हो गई। काजल ने जैसे ही नकाब पहना उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो फौरन रास्ते पर रुक गई और घुटनों के बल बैठ गई और साथ ही हाथ और सर झुकाने लगी। काजल किसी अनजान जुबान में बोल रही थी, पर हैरत की बात ये थी कि सामने कोई नहीं था।
कुछ देर बाद जब वो घर पहुंची तो रमेश उससे मुखातिब हुआ। आ गई मेरी बेटी, मुखौटा तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अच्छा बताओ, मेले में क्या क्या खाया और कहाँ तफरीह की? मुझे बकरा चाहिए। क्या? मुझे बकरा चाहिए इसी वक्त। लगता है तुम बकरे का गोश्त खाना चाहती हो। चलो, कल इतवार है, कल मैं अपनी दुकान से बकरे का गोश्त लेता आऊंगा। अभी रात होने की वजह से अली की दुकान बंद हो चुकी है, इसलिए गोश्त नहीं मिल पाएगा। काजल घर के बाहर निकल जाती है। काजल, कहाँ जा रही हो? काजल बकरे का गोश्त बेचने वाले अली के घर गई। उसने अली के आंगन में पहुंचकर बकरों को साथ में लिया और उन्हें अपने साथ ले जाने लगी। अली अपने घर से बाहर निकल आया और उसने काजल को रोका। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे रोकेगा? काजल ने अली को बुलंदी से उठाकर उसके आंगन की दीवार पर दे मारा और बकरों को झाड़ियों के दरमियान ले गई। अब्बू काजल को तलाशता हुआ अली के घर के पास से गुजर रहा था। तभी अली ने सारी बातों का जिक्र किया। अम्मा, तुम्हारी बेटी में कोई ताकतवर शैतानी रूह दाखिल हो गई है। वो मेरे बकरों को लेकर झाड़ियों की तरफ गई है। शैतानी रूह? अरे क्या बेहुदा बात कर रहे हो? उधर काजल बकरों को हजम करके झाड़ियों से बाहर निकल आई। जब से ये मेले से वापस आई है, इसने अपना मुखौटा नहीं उतारा है। पहले तो इस नकाब को हटाता हूँ, फिर देखता हूँ मसला क्या है। रमेश खामोशी से काजल के पीछे गया और उसने फौरन उसका नकाब निकाल दिया। नकाब चेहरे से हटते ही काजल नॉर्मल हो गई। अब्बू, आप और मैं आखिर क्या कर रहे हैं? मैं तो मेले से वापस आ रही थी। मैंने मेले में चाट, पकौड़ी, लजीज पकवान खाए और एक नकाब भी खरीदा जो अभी आपके हाथ में है। इससे मैं अम्मी को खौफजदा करूंगी। अम्मी को कल डराना, अभी घर चलते हैं। उस रात पूरे परिवार ने साथ में खाना खाया और सोने चले गए। आधी रात को काजल की अम्मी की आंख स्टोर रूम से आने वाले शोर शराबे से खुल गई, जहां से खटर पटर की आवाज आ रही थी। काजल की अम्मी अपने बिस्तर से उठी और स्टोर रूम के पर्दे को हटा दिया। स्टोर रूम के अंदर काजल खड़ी थी और उसके हाथों में एक कुल्हाड़ी थी। अचानक काजल ने कुल्हाड़ी से अपनी अम्मी पर हमला कर दिया। खून चाहिए, मैं खून पीऊंगा, खून। काजल की अम्मी खौफ खाकर कमरे की ओर भागती है और फौरन काजल के अब्बू को जगाती है। काजल रमेश पर भी कुल्हाड़ी से हमला करती है। काजल बेटी, क्या हो गया तुम्हें? खुदा के वास्ते कुल्हाड़ी हटाओ और पुरसुकून हो जाओ। अब्बू के बोलने का काजल पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता। काजल की अम्मी और अब्बू घर से निकलकर बाहर की तरफ भागे और घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। हालांकि काजल अंदर से दरवाजे पर कुल्हाड़ी मारती रही। मुझे खून चाहिए, मैं खून पीऊंगा, खून चाहिए मुझे। रमेश फौरन दौड़ते हुए आमिल वीरबाला के पास भागा। रमेश ने आमिल साहिब से जिक्र किया कि जब से काजल ने नकाब पहना है वो अजीबोगरीब हरकतें कर रही है और मर्दाना आवाज में खून मांग रही है। तुम्हारी बेटी के अंदर मुखौटे के जरिए खून पीने वाले आसेबी ताकतों का दाखिला हो गया है। उस मुखौटे को फौरन ही हमें उसके चेहरे से हटाना होगा। काजल ने फिलहाल आधा दरवाजा तोड़ ही दिया था। रमेश और आमिल खामोशी के साथ दरवाजे के दाईं और बाईं ओर खड़े हो गए। जैसे ही काजल ने दरवाजे से बाहर कदम रखा, आमिल ने अपनी राख को काजल पर फूंका और रमेश ने उसके चेहरे से नकाब निकालकर फेंक दिया। नकाब के हटते ही काजल के हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई और वो अपने होशो हवास गवा बैठी। कुछ देर बाद काजल को होश आया। क्या हुआ था अब्बू? आप लोग इस तरह क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारी तबीयत थोड़ी नासाज थी, लेकिन माशाअल्लाह अब तुम पूरी तरीके से सेहतयाब हो। आमिल उस नकाब को लेकर निकल पड़ा और जाकर उसने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और उस नकाब को उसमें दफन कर दिया। अगर ये नकाब किसी के हाथ लगा तो यकीनन अंजाम बहुत बुरा होगा। एक दिन गांव की एक बच्ची जब नदी पार कपड़े धोने जा रही थी तो राह में उसे रेत में वही नकाब दबा मिला।